Assalamualaikum. I am Dr. Mohammad Idris. Our course is Introduction to Statistics and Probability. Now, this is lecture number 10. It's about permutation and combination. In lecture number 7, we have already studied some counting principles, some basic counting principles, and the counting rules for compound events or the rules of permutation and combination. We have studied basic principle, which is known as basic counting principle, and also the definitions of permutation and combination. That's we have studied in lecture number 7. The basic counting principle is this one. Here is an example. If an operation consists of two steps, of which the first can be done in m ways, and each of these the second can be done in n ways, then the whole operation can be done in m into n ways. यानी अगर एक ऑपरेशन जो है उसके m वेज हैं करने के, तो उसके हर पार्ट के अगेंस्ट n वेज होंगे दूसरे ऑपरेशन को करने के, तो टोटल वेज हो जाएगा m इंटू एन वेज. ठीक है. जैसे कि अगर हम कॉइन और डाई उसको अगर आप रोल करते हैं तो कॉइन के चांसेस जो है ना वो हेड या टेल होते हैं, और जो डाई है उसको अगर आप रोल करें या उसको थ्रो करें तो उसके चांसेस 1 2 3 4 5 6 तक उसके चांसेस हैं. तो दोनों इवेंट्स के कंबाइंड चांसेस जो है ना वो क्या हो सकते हैं, यानी अगर आप दोनों चीज़ों को एट ए टाइम थ्रो करते हैं, कॉइन और डाई को, तो आपके पास चांसेस होंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6, यानी हर हेड के साथ, हर कॉइन की हर एक चॉइस के साथ आपके पास आएंगे डाइस के चांसेस 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली टेल के साथ भी ऐसे ही आएगा. टेल के साथ भी 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, और टेल के साथ 3 आउट आ सकता है. यानी कि अगर आप कॉइन और डाई को अगर आप रोल करते हैं, उसको आप थ्रो करते हैं, तो आपके पास चांसेस होंगे, जो आउटकम्स हैं वो क्या आ सकते हैं, यानी कि उसमें H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4 H5 H6. तो 6 चांसेस डेट के साथ आ गए, और जो टेल के साथ जो है वो भी 6 चांसेस होंगे, T1 T2 T3 T4 एंड T6. तो टोटल चांसेस आप देखें 12 होंगे. So this you can find by multiplying the outcomes of the two cells. For example, the coin के आपके पास 2 चांसेस हैं, और जो डाई है उसके आपके पास 6 चांसेस हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे. सो दिस इज द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल. तो ये लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था, ये काउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल. उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी स्टडी किया था. और these counting principles are also known as combinatorial methods. combinatorial स्टडी भी एक मैथमेटिक्स में एक बड़ी अच्छी स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस जो है ना वो कितने हैं, कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा वो अगर कर सकती है. There is another example of counting principle, basic counting principle. How many possible outcomes are there when we roll a pair of dice, one red and one green? अब यहाँ पे 2 डाइस हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है. जो रेड है उसमें भी 6 चांसेस होंगे, और जो ग्रीन है उसमें भी 6 ही चांसेस होंगे. यानी कि रेड जो है अगर आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 में से 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, ग्रीन के भी कोई से भी नंबर आ सकते हैं. ठीक है, तो 6 चांसेस रेड डाई के हैं, और 6 ही चांसेस जो है ना वो ग्रीन डाई के हैं.
तो दोनों के कंबाइंड चांसेस अब हम देखते हैं कि दो चीज़ों को जब आप थ्रो करते हैं तो फिर क्या चांसेस बनेंगे। अब आप अगर रेड और ग्रीन डाई थ्रो करते हैं तो उसमें हो सकता है कि रेड पे 1 आ जाए और ग्रीन है उस पे भी 1 आ जाए। हो सकता है कि रेड पे 1 और ग्रीन पे 2 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि रेड पे 1 आए और ग्रीन पे 3 आ जाए। तो क्या ये चांसेस बन रहे हैं 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। तो ये चांसेस बन सकते हैं। इसमें मैंने रेड को 1 लिया है और ग्रीन को चेंज किया है। ग्रीन पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 एंड 6। तो आप देखें रेड के एक चांस के साथ ग्रीन के 6 चांसेस आएंगे। तो ये 6 डिफरेंट आउटकम्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम रेड के साथ 2 लें तो ग्रीन के साथ 1 भी आ सकता है। 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 एंड 2-6। तो 2 के साथ भी 6 चांसेस बन जाएंगे। इसी तरह 3 के साथ रेड में 3 ले लें तो उसके साथ भी ग्रीन के फिर 6 चांसेस होंगे। रेड के साथ फिर 4 ले लें, 5 ले लें और 6 ले लें। तो इस तरह सब इवेंट्स को अगर आप ऐड करें, सब ये जो आउटकम्स को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। ठीक है। तो वैसे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करें तो वो तो 6 से मल्टीप्लाई बाई 6 कर दें, क्योंकि रेड डाई के भी 6 चांसेस है, ग्रीन के भी 6 चांसेस हैं। तो दोनों के कंबाइंड चांसेस जो हैं वो क्या बन जाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36 वेज। 36 डिफरेंट आउटकम्स बन सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसी से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन वन आंसर all the questions of true false test consisting of 5 questions, 12, 20 questions and n questions। अगर एक टेस्ट है उसमें अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो उसके कितने डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ये दिस वी हैव टू फाइंड। देखें अगर ट्रू फॉल का एक क्वेश्चन होता है तो उसके 2 चांसेस होते हैं, यानी या तो वो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। यानी या ट्रू पे टिक लगाएगा या फिर फॉल्स पे वो टिक लगाएगा। ठीक है। इसमें इसके 2 चांसेस हैं एक क्वेश्चन के। और अगर 2 क्वेश्चन हों, अगर 2 क्वेश्चन आ जाएँ तो फिर चांसेस कितने होंगे? वो तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही होना चाहिए भी, क्योंकि 2 चांसेस पहले क्वेश्चन के हैं, 2 चांसेस ही दूसरे क्वेश्चन के। यानी पहले क्वेश्चन में भी ट्रू फॉल्स कर सकता है। यानी पहले क्वेश्चन के 2 चांसेस का मतलब है कि ट्रू फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी ट्रू फॉल्स में वो आंसर दे सकता है, तो उसके भी 2 चांसेस हैं। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन के भी 2 ही चांसेस हैं, फोर्थ के भी 2 ही चांसेस हैं और सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें भी 2 ही चांसेस हैं ट्रू फॉल्स। तो हर क्वेश्चन के क्योंकि 2-2 चांसेस हैं तो 5 क्वेश्चंस है पार्ट ए देखें आप। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 यानी 2 टाइम 2 जो है वो 5 टाइम्स आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ चांसेस 2 पावर 5 बन जाएगा, दैट विल बी 32 बेस। ठीक है। तो इसमें भी वही देखें हमने किया, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है, नंबर ऑफ चांसेस से मल्टीप्लाई किया है। अब एक क्वेश्चन के 2 ही चांस है ट्रू फॉल्स हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 ही चांसेस हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करते गए। अगर किसी क्वेश्चन के 3 चांसेस होते हैं, ट्रू फॉल्स के अलावा एक और चांस भी होता, तो अगर कोई होता तो वो क्या होता फिर उसके 3 चांसेस हो जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 ना करते हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है उसके 2 चांसेस हैं और एक और क्वेश्चन है उसके 3 चांसेस हैं, तो फिर इसका आंसर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6 चांसेस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि 2 ही चॉइसेस हैं, चॉइसेस जो है ना सिर्फ 2 ही हैं, ट्रू या फॉल्स, इसलिए जो चांसेस हैं वो 2 ही रहेंगे। इसी तरह से अगर 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसी तरह फिर 2 जो है ना वो 20 टाइम्स आ जाएगा। 2 जो है वो 20 टाइम जब आएगा तो 2 पावर 20 दैट विल बी 2 पावर 20 विल बी, यू कैन कैलकुलेट इट,
this much. And if n questions हो तो फार्मूला हमारे पास बन गया ये n 2 power n. 2 power n will give you how many questions. The total number of ways. 2 power n is the total number of ways when n questions are attempted. So this is a generalized formula 2 power n. यानी किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने के अगर 2 चांसेस हैं तो 2 पावर n बनेगा, और अगर 3 चांसेस होते तो फिर क्या बनता? अगर हर क्वेश्चन के चांसेस जो हैं वो 3 होते तो आपका फार्मूला बन जाता 3 पावर n. ओके, अब इसमें एक और नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो ये है कि एक क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर को ट्रू, जो कैंडिडेट जो है या स्टूडेंट जो है वो ट्रू में देगा या फॉल्स में देगा. तो अगर वो ट्रू में देता है तो उसका एक ही चांस है, और अगर फॉल्स में देता है तो उसका भी एक ही चांस है. इसी तरह से अगर 2 क्वेश्चन हो तो दोनों क्वेश्चन ट्रू देने के चांसेस कितने होंगे? सिर्फ एक ही है, एक ही चांस है ना, यानी कि पहला क्वेश्चन भी ट्रू दे दूसरा भी ट्रू दे. इस तरह तो नहीं हो सकता कि पहला ट्रू दे दूसरा फॉल्स दे दे, वो चांस तो नहीं फिर इसमें आएगा ना, या पहला फॉल्स दे दे दूसरा ट्रू दे दे. तो ट्रू आंसर देने का सिर्फ एक ही चांस है. ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग ट्रू आंसर्स इज ओनली 1. इसी तरह से फॉल्स आंसर देने का भी एक ही चांस है. अगर सारे क्वेश्चन फॉल्स में दे दे, वो आंसर उनके फॉल्स में दे दे तो उसका भी एक ही चांस है, यानी हर क्वेश्चन फॉल्स फॉल्स करता है, कोई भी ट्रू ना करे तो ये भी एक ही चांस बनेगा. यानी 5 क्वेश्चन जैसे हैं ना, 5 क्वेश्चन हैं, अगर उसमें सारे क्वेश्चन वो ट्रू कर देता है, आंसर ट्रू दे देता है, तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स तो इसी के आएंगे ना, उसके मैक्सिमम मार्क्स तो यही आएंगे उसके. फिर अगर उसमें से कोई फॉल्स कर देता है तो मार्क्स कम हो जाएंगे. इट मीन्स के मैक्सिमम मार्क्स उस वक्त आएंगे जब वो सारे क्वेश्चन ट्रू देगा, और वो सिर्फ एक ही चांस है कि सारे क्वेश्चन ट्रू देने के. इस तरह से फॉल्स का भी सिर्फ एक ही चांस बनेगा, सबको वो फॉल्स आंसर दे देता है तो फिर उसके 0 मार्क्स आ सकते हैं. अगर कोई एक भी ट्रू दे देता है तो फिर तो मार्क्स 0 से ग्रेटर ही होंगे. इट मीन्स के मैक्सिमम मार्क्स अगर उसने लेने हैं तो उसे सारे क्वेश्चन ट्रू देने पड़ेंगे, और उसका चांसेस बनेगा एक ही चांस बनेगा उसका, जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी उसकी आउटकम्स एक बनेगी, एक ही बनेगी, यानी ट्रू 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 हर एक में वो आंसर देगा. और अगर फॉल्स में आंसर देता है तो उसके भी हर एक में फॉल्स आंसर देगा वो. तो ये स्टेटमेंट जो है नीचे लिखी, इसका ये मतलब है ओनली वन ऑफ दीज करस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट एंड ओनली वन करस्पॉन्ड टू द केस वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर रॉन्ग. तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से एक ही चांस ऐसा होगा जिसमें वो सारे क्वेश्चन के ट्रू आंसर देगा. तो नेक्स्ट टॉपिक परमुटेशन, या ऑलरेडी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करके तो एग्जांपल इसकी करते हैं हम. A permutation is a distinct arrangement of n different elements of a set. It is a selection of objects in a definite order. तो परमुटेशन जो है ना, इसमें असल में अरेंजमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स की हम लेते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो जो अरेंजमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी थी. अगर ऑब्जेक्ट को रिपीट हो रही है तो उसकी अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगी, होगी तो वो परमुटेशन ही है. लेकिन परमुटेशन निकालते असल में डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं. रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की भी निकाल सकते हैं, लेकिन परमुटेशन का मतलब ही यही है कि आप जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आप परमुटेशन निकालते हैं. यानी कि जो भी चीज़ आपने कोई अरेंजमेंट करनी है, किसी की सीट्स में अरेंजमेंट है या कोई पेंटिंग्स की अरेंजमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहाँ पे परमुटेशन अप्लाई करेंगे. और ये एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 10.3. हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर इफ द लेटर्स A, B and C. 3 letters are given and we have to find the permutations of 3 letters.
यानी कि 3 पर्सन आप कह लें इसको, ठीक है, या थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनकी अरेंजमेंट आपने करनी है, या 3 पर्सन हैं उनको उनकी सीटिंग आपने करनी है, तो आप देखेंगे कि पहले कौन सा पर्सन आना चाहिए, सेकंड पे कौन सा आना चाहिए, थर्ड पे कौन सा आना चाहिए। तो इसकी 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं। एक ये देखें, ए बी सी एक अरेंजमेंट हो सकती है, और ए बी सी है तो ये सी बी भी हो सकता है, तो ये सेकंड अरेंजमेंट आ जाएगी। इस तरह से बी ए सी है तो बी सी ए भी बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट 2 जो है वो है सी ए बी है, सी बी ए, ठीक है। तो ये देखें, ये 6 की 6 जो मैंने अरेंजमेंट लिखी हैं ये सारी डिफरेंट हैं। इट मीन ये 3 लेटर को अरेंज करने के 6 से ज़्यादा चांसेस नहीं हो सकते। टोटल चांसेस इसके जो है 6 होंगे। तो इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं, अगर हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करें। सिंस देयर आर 3 चॉइसेस टू सिलेक्ट अ लेटर फॉर द फर्स्ट पोजीशन, then 2 of the second position leaving only one letter for the third position. The total number of permutations will be 3 multiplied by 2 multiplied by 1. यानी कि जो पहला लेटर आप चूज करें, यानी 3 पर्सन है ना, तो पहले अगर कोई 3 में से कोई भी एक पर्सन आप चूज करके उसको फर्स्ट सीट पे बैठा देते हैं, यानी कि पहले पर्सन के जो चांसेस है वो 3 होंगे, क्योंकि 3 में से कोई एक ले रहे हैं ना। तो पहले पर्सन में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। जैसे कि ये अरेंजमेंट जो लिखी हुई है उसमें आप देखें फर्स्ट पोजीशन पे ए भी है, बी भी है, और फर्स्ट पोजीशन पे सी भी है। इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट करने के चांसेस होंगे 3। और इसी तरह फिर जब एक पर्सन सिलेक्ट कर लिया तो बाकी 2 पर्सन रह गए। तो बाकी जो 2 पर्सन हैं उनको सिलेक्ट करने के कितने चांसेस होंगे? वो 2 ही चांसेस होंगे, यानी कि एक पर्सन आएगा या फिर दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। इट मीन्स सेकंड पर्सन को चूज़ करने के चांसेस होंगे 2। और इसी तरह जो लास्ट पर्सन हो तो एक ही रह गया, उसका चांस एक ही होगा। तो अब आप देखें, इधर आप बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। यानी पहले पर्सन को सेलेक्ट करने के 3 चांसेस हैं, नंबर चांसेस 3 हैं। सेकंड पर्सन को सिलेक्ट करने के 2 चांसेस हैं, क्योंकि एक तो सिलेक्ट कर लिए, बाकी 2 ही रह गए ना। और जो थर्ड पर्सन है उसका 1 चांस है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। अब इसी को देखते हैं कि हम फॉर्मूले से कैसे एवेल्यूएट करेंगे। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल। जैसे कि पीछे 3 ऑब्जेक्ट्स है तो हमने उसका आंसर लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसको 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में भी ये बटन फैक्टोरियल का होता है, उधर से भी आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, अगर आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप फैक्टोरियल यूज़ कर सकते हैं, डेट विल बी 5 फैक्टोरियल। इस तरह से अगर n नंबर्स हैं तो उसके लिए n फैक्टोरियल होगा, यानी कि n नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला है ये। तो n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 एंड लास्ट में 3 2 1 आ जाएगा। यानी कि n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेट इज n फैक्टोरियल। So there are n factorial different ways। जैसे कि ये एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, 1 फैक्टोरियल जो है 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 है, एंड 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एंड द n फैक्टोरियल इज दिस वन। तो इस तरह से फिर हम फैक्टोरियल को यूज़ करके हम परम्यूटेशन का ये फार्मूला भी बना सकते हैं, जिसमें से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स n हैं और उनमें से सारी ऑब्जेक्ट्स आप नहीं सेलेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हम निकालते हैं। यानी कि अगर आपके पास पर्सन 10 हैं और हम निकालते हैं 5 पर्सन की अरेंजमेंट, या उनमें से 5 पर्सन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 पर्सन में से 5 पर्सन अगर आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो इसमें 10 में से हम 5 की अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, तो वो भी हम निकाल सकते हैं
सारे ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं ले रहे हैं, then the permutation of n distinct objects taken r at a time are given by npr equal to n factorial over n minus r factorial। तो r इसमें 0 होगा तो एन पी 0 1 लेते हैं, वैसे कि ज़ीरो अरेंजमेंट होती नहीं है, ये तो परमुटेशन इसकी नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 हम लेते हैं, एन पी एन के इक्वल है, एन पी टू जो है डेट विल बी एन इंटू एन माइनस वन, एन पी थ्री इज एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एंड एन पी एन करते हैं तो वो एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन पी एन विल बी n factorial and npn minus 1, this is also n factorial। इट मीन्स n में से n ऑब्जेक्ट्स को अगर आप सेलेक्ट करते तो n फैक्टोरियल होगा, और अगर n में से आप n माइनस वन ऑब्जेक्ट्स को भी करते हैं तो उसका आंसर भी n फैक्टोरियल ही आएगा।